चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपका एसिड बेस इंडिकेटर से दे रखा है, और इससे पहले भी आपका एसिड बेस इंडिकेटर इसको, और ये जो एसिड बेस इंडिकेटर हमारा होता है ये कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इंडिकेटर की अगर बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इंडिकेटर की बात करते हैं। इंडिकेटर को हिंदी में संकेतक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखें, इसको संकेतक कहते हैं। और इसमें अगर देखा गया तो आपको ध्यान रखना है जो इंडिकेटर है उसमें आपको नेचुरल भी होता है जिसको आप प्राकृतिक कहते हैं, इसके अलावा सिंथेटिक जो जिसको बनाया गया है, और उसके बाद एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है जिसको सूंघ के भी पता लगाया जाता है कि एसिड है या बेस है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इंडिकेटर में अगर देखेंगे तो एक हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर, और नेचुरल इंडिकेटर का नाम सुनते ही दो तीन एग्जाम्पल तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, जिसको प्राकृतिक संकेतक, हिंदी में अगर इसको देखें तो इसका नाम है प्राकृतिक संकेतक, इस बात को ध्यान रखना। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक संकेतक के रूप में अगर आप देखते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, यही सब एग्जाम्पल आपका पूछता है। जैसे कि हम हल्दी की बात कर लेते हैं, ये प्राकृतिक संकेतक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लाइकेन, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या लिटमस पेपर की हम बात कर लेते हैं। हम लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। लिटमस पेपर किससे तैयार होता है? लाइकेन से तैयार होता है। लिटमस पेपर जो हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा क्या है कि यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर है, और इसी को प्राकृतिक संकेतक कहते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि लाल पत्ता गोभी की अगर बात करते हैं, जितना एग्जाम्पल मेरे भाई हम आपको लिखा रहे हैं इतना अगर आपको याद रह जाएगा तो यही एग्जाम में आता है। इसके बाद पिटूनिया का पौधा, अगर पिटूनिया की अगर हम बात करते हैं, पिटूनिया का जो पौधा होता है, पिटूनिया का जो प्लांट होता है, पिटूनिया का जो पौधा होता है, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, ये सब मेरे पे क्या है तो नेचुरल इंडिकेटर होता है। लेकिन यहीं पर आता है एक हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर इस सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है, दो प्रकार का हमारा है। सिंथेटिक इंडिकेटर में आप ध्यान रखेंगे, एक तो मेरे पास फेनोप्थिलीन होता है, एक तो हमारा कैसा होगा कहेंगे हमारा फेनोप्थिलीन होता है, और दूसरा हमारा कैसा होगा तो इसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा कि यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज की हम बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मिथाइल ऑरेंज की हम बात करते हैं। और एक और हमारा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर हम लोग सीधा समझेंगे, एक और होता है जिसको हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक हमारा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को हम लोग ध्यान सूचक कहते हैं, जिसको सूंघ करके पता लगाया सकता है कि एसिड है या बेस है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर कि हमारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक इंडिकेटर से पूछा गया, और उसमें भी मिथाइल ऑरेंज के बारे में बोला गया है। ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये एक प्रकार का हमारा क्या है तो एसिड बेस इंडिकेटर है, जो कि मेरे भाई सिंथेटिक इंडिकेटर है, इस बात को ध्यान रखना। ये नेचुरली नहीं मिलता है, तो बनाया गया। तो मिथाइल ऑरेंज जो हमारा होता है ये कलर बदलता है, एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर देगा और बेसिक मीडियम में कुछ और कलर देता है। अगर आप इस मिथाइल ऑरेंज को क्या करते हैं, अगर एसिडिक मीडियम में अगर डालते हैं, अगर इसको अम्लीय माध्यम में अगर आप डालते हैं, एसिडिक मीडियम में अगर इसको डालते हैं तो ये कलर को चेंज करेगा, और एसिडिक मीडियम में ये कैसा कलर देगा तो ये रेड कलर देता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। लेकिन अगर इसी को अगर आप बेसिक मीडियम में अगर रखते हैं, अगर आप इसको क्षारीय माध्यम में रखते हैं, अगर बेसिक मीडियम में रखते हैं, तो मेरे भाई ध्यान रखना ये बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करके क्या कर लेता है तो उसको येलो कर लेता है, इस बात को ध्यान रखें। उसको क्या करेगा तो यहां पर येलो कर लेता है, यानी कि पीला कर लेता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में ही क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना पड़े। एसिड बेस इंडिकेटर है, ये आपका प्राकृतिक रूप से है, सॉरी ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है, लेकिन एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देगा और बेसिक मीडियम में कैसा कलर देगा ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो आप यहां से सीधा कहोगे सर मिथाइल ऑरेंज का कौन सा मामला होगा, अम्लीय माध्यम में लाल होगा, क्षारीय माध्यम में पीला होगा, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बिना याद रखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो मेरे भाई ये चीज आपका हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फेनोप्थलीन की, अगर हम बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में गुलाबी होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो आपको दे रखा है ये फेनोप्थलीन का आपको दे रखा है, यहीं पर हम लिख देते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि हमारा मिथाइल ऑरेंज के लिए है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये किसके लिए, तो कहेंगे फेनोप्थलीन की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर फेनोप्थलीन की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो फेनोप्थलीन हमारा है वो अम्लीय माध्यम में तो कलर नहीं बदलता है, लेकिन वो क्षारीय माध्यम की अगर बात करते हैं तो उस माध्यम में ये गुलाबी कलर का हो जाता है। ये आपका फेनोप्थलीन के लिए है। जबकि ये किसके लिए था कि अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और उसका क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो वो पीला हो जाता है। ये किस में ऐसा होगा कि इसको मिथाइल ऑरेंज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा मिथाइल ऑरेंज है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना इस तरीके से। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आपका यहां पर आ सकता है। चलिए तो आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ये एग्जांपल्स याद रखिएगा। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर तो वनीला होता है, सूंघ करके पता लगा दो। तो मेरे पास वनीला जो होता है यहाँ पर ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जिसको घ्राण सूचक कहते हैं। इसके बाद अगर हम प्याज की बात कर लेते हैं, ऑनियन जिसको आप कहते हैं, ये भी हमारा क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। कम से कम इसके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यहाँ पर लाइट नहीं है क्या। अगला कहता है कि कौन सा एक जल जनित बीमारी है, ये आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन ऐसा है जो वाटर बॉर्न डिजीज है, ये आपको बताना है। जल जनित बीमारी के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा इसमें से वाटर बॉर्न डिजीज है, ये आपको बताना है। मेरे भाई अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो ये वायरल डिजीज है, मलेरिया की बात करते हैं प्रोटोजोअल डिजीज है, और कॉलेरा की अगर बात करते हैं हम सभी लोग जानते हैं जो हैजा होता है वो दूषित जल के सेवन करने से होता है, और मुख्य रूप से दूषित जल के सेवन करने से ही हैजा होता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में अगर आपको जल जनित रोग अगर पूछा गया है तो आप सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, तो हैजा होता है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम इस हैजा की अगर बात करते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्लोरेला के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको कोलेरा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कोलेरा के नाम से जानते हैं, ये बात आपको। लेकिन ये किससे होता है, दूषित जल के सेवन करने से होता है, मुख्य रूप से दूषित जल के सेवन करने से होता है, ये बात तो आपको ध्यान रखना ही है। दूसरी बात, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये बैक्टीरियल डिजीज है। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए किस बैक्टीरिया से होता है, तो नाम याद रखिएगा, इसका नाम विब्रियो क्वालिटी बैक्टीरिया, विब्रियो क्वालिटी बैक्टीरिया से बीमारी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये दूषित जल में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और हमारे जो अंग होते हैं वो किस अंग को प्रभावित करेगा, हमारे आंत को प्रभावित करेगा। तो ये हमारा चूंकि वाटर बॉन्ड बुझाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये करेंगे क्योंकि ये हमारा कैसा है, तो वाटर बॉन्ड डिजीज है, इस बात को पानी से फैलता है, दूसरी जल से फैलता है, इसलिए इसको कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को। ये वाटर बॉन्ड डिजीज हमारा है जिसको हम लोग यहाँ पर क्या दिए, हैजा कहती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर हम इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखेंगे, ये जो इन्फ्लुएंजा हमारा होता है ये मेरे भाई जैसे आप बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आप पढ़ते हैं, उसी तरह से इन्फ्लुएंजा भी हमारा होता है, उसी का ये प्रारूप होता है। अगर इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करते हैं, ये आपका वायरल डिजीज है, इस बात को ध्यान रखना। वो बैक्टीरियल डिजीज था, जबकि ये कैसा डिजीज है तो आपको ध्यान रखना, ये वायरल डिजीज है। और ये किस वायरस से होता है, इसको बोलते हैं मिक्सो वायरस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो याद रखना, इसको हम लोग मिक्सो वायरस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये मिक्सो वायरस से ये फैलता है, और ये इन्फ्लुएंजा क्या करता है, हमारे फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो जो प्रभावित अंग होंगे वो कौन से होंगे, तो आपको ध्यान रखना, सांस लेने में परेशानी हो जाती है इन्फ्लुएंजा में, और इसके प्रभावित अंग जो होंगे वो कौन से होंगे, तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर हम फेफड़ा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तो फेफड़ा यानी लंग्स की बात करेंगे। अगर हम मलेरिया की अगर बात करते हैं तो ये कैसा बीमारी है, तो कहेंगे ये प्रोटोजोअल डिजीज है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा कहेंगे, ये हमारा प्रोटोजोअल डिजीज है, और जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा क्या कहेंगे, यहाँ पर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ये आपको ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछता है। लेकिन इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का कौन वेक्टर होता है, कौन इसका वाहक होता है, इस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसी का नाम होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, इस बात को ध्यान रखेंगे। मलेरिया इसी से होता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से आंसर
कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, जिनको भी हम पहले भी बोल चुके हैं, अगर आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है तो बायोलॉजी का एक स्पेशल क्लासेस मेरा चल रहा है रामबान बैच करके, अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है। हमें इतना विश्वास, अगर बायोलॉजी क्लासेस आप मेरी क्लासेस से कर लीजिएगा, हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट पाएगा। और टेस्ट में भी देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन उसी तरह के ओरिएंटेड आपके सामने आपको देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप बायोलॉजी क्लासेस नहीं करते हैं तो आपको कर लेना चाहिए। स्पेशल बायोलॉजी क्लासेस इसलिए मैंने अलग कर दिया है ताकि जो बच्चे करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइफाइड की बात करते हैं। तो ये भी मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड कैसा है, तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और टाइफाइड बुखार उत्पन्न होने वाले टाइफाइड बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, इसकी परिपक्वता अवधि जो होती है ये सामान्यतः कितने दिन की होती है। तो मैंने आपको बोला मेरे भाई, जैसे कि मान लेते कि हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया जाएगा, बैक्टीरिया गया अचानक जो है बीमारी नहीं फैलाता है। बैक्टीरिया जब 2-4-5 दिन रहता है तो उसमें क्या होता है, कहेंगे उसके अंदर जनन होता है। और जनन जब होता है तो एक बैक्टीरिया से हजारों लाखों बैक्टीरिया पनप जाते हैं और तब जाकर के क्या करता है, तो वो हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पर टाइफाइड की बात कही गई है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाइफाइड की बात करते हैं, इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये टाइफाइड हमारा कैसा डिजीज है, तो कहेंगे ये भी हमारा यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज है। ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मेरे में जो टाइफाइड यहाँ पर बैक्टीरियल डिजीज होगा, किस बैक्टीरिया से होगा, तो याद रखना इसका नाम है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात हम आपसे ये कहना चाहेंगे, ये दूषित जल के सेवन करने से भी होता है, दूषित भोजन के सेवन करने से भी होता है। इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई दूषित जल का सेवन करता है, दूषित जल के सेवन करने से होगा। साथ ही साथ ये दूषित भोजन के सेवन करने से भी होता है। या आप ध्यान रख सकते हैं मेरे भाई, दूषित भोजन के साथ साथ अगर आप कहीं पर दूषित जूस पीते हैं, आप जाकर के जूस वगैरह जब पीते हैं तो वहां भी उससे भी आपका बीमारी ये हो सकता है। ये दूषित आप कह सकते हैं कि जूस वगैरह जो पीते हैं उससे भी हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं जो कच्चे फल वगैरह होते हैं उससे भी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था एक बैक्टीरियल डिजीज का विब्रियो कोलिडी बैक्टीरिया नाम है। विब्रियो कोलिडी जो बैक्टीरिया है वो मुख्य रूप से पानी से ही होता है, दूषित जल से ही होता है, लेकिन इसके कई कारण है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इसमें भी मेन कारण अगर पूछा जाता है तो दूषित जल को ही आंसर करेंगे, लेकिन ये सब भी रीजन है जिससे टाइफाइड होता है। और टाइफाइड में फीवर वगैरह आता है। और टाइफाइड की अगर हम बात करते हैं, लगभग ये 3 सप्ताह तक हमारा ये बैक्टीरिया क्या करता है, आपके बॉडी में रहेगा। ये 3 सप्ताह की हम बात करते हैं मेरे, कितने सप्ताह की हम बात करते हैं यहाँ पर, 3 सप्ताह। 3 सप्ताह का मतलब होता है लगभग 21 दिन तक। ये आपको ध्यान रखना, 21 दिन तक ये पूरा का पूरा क्या करता है, जो बैसिलस बैक्टीरिया इसकी परिपक्वता कितने दिन तक की होती है, 21 दिन तक की होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो 21 दिन वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये लगभग उसके आसपास दिख रहा है, यानी कि 8 से लेकर के 14 दिन दिख रहा है। तो आप इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे। कहीं कहीं पर 21 दिन लिखा गया, कहीं कहीं पर आपको 8 से 14 15 दिन का भी दिया गया। तो ये आंसर आप राइट करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इससे जो प्रभावित अंग होगा हमारा कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना इससे प्रभावित अंग हमारे आंत होते हैं। हम किसकी बात करेंगे, तो आंत की बात करते हैं। प्रभावित अंग आंत होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, जिससे टाइफाइड से आगे बात करते हैं। विभजक उत्तक की बात करते हैं मेरे भाई। हम सभी लोग जानते हैं कि विभजक उत्तक हमारा क्या करता है, ये कोशिका विभाजन करता है। और जब कोशिका विभाजन करने की क्षमता इसमें खत्म हो जाती है तो यही अस्थायी उत्तक बन जाता है। तो विभजक उत्तक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं बोला, क्या अनुपस्थित होता है ये बताना है आपको। बताना है मेरे भाई कि बताइए क्या इसमें अनुपस्थित होता है, ये आपको बताना है। अनुपस्थित के बारे में आपसे पूछा गया, इसमें से क्या अनुपस्थित होता है और ये आपको आंसर करना चाहिए। बताइए क्या इसमें कोशिका भित्ति होती है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, ये प्लांट उत्तक है। ये कैसा है, तो कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं ये पादप उत्तक की कहानी है। और पादप उत्तक में हम सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। अगर पादप उत्तक की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है। पादप उत्तक में क्या होगा कि इसमें कोशिका भित्ति होती है। और अगर इसमें कोशिका भित्ति होती है तो ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है, इसमें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ये सेलुलोज की बनी होती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी प्लांट हैं या जितने भी प्लांट हैं उस सब की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कहेंगे सेलुलोज की बनी होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया मेरे में क्या अनुपस्थित रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो सेल वाल हमारा होगा, कोशिका भित्ति होगा। और दूसरी बात ध्यान रखना, ये प्लांट उत्तक हमारे हैं जिसमें विभजक उत्तक की बात करते हैं। इसमें 2 प्रकार के उत्तक को आपको समझना पड़ेगा।
सबसे पहला उत्तक अगर हम लोग देखते हैं तो एक हमारा होता है जिसको हम लोग विभजतक उत्तक के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको मेरिस्मेटिक टिश्यू हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि एक और होता है जिसको हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखना है। लेकिन अस्थायी उत्तक का जो निर्माण होता है, इस अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, नहीं होती है। तो मेरे भाई विभजतक उत्तक से ही अस्थायी उत्तक बनता है। इसमें कोशिका विभाजन होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि कोशिका विभाजन करने की क्षमता इसमें भी खत्म हो जाती है और यही चल करके अस्थायी उत्तक बन जाता है। तो आपसे मुख्य रूप से इसी के बारे में पूछा गया है कि ये विभजतक उत्तक हमारा कैसा होगा, इसमें क्या अनुपस्थित होगा, ये आपको बताना है। तो आपको धीरे से समझना मेरे भाई कि जब विभजतक उत्तक की बात करेगा तो जाहिर सी बात है ये कोशिका विभाजन करता है। ये क्या करेगा तो हम सीधा कहेंगे ये कोशिका विभाजन करता है। इसमें कोशिका विभाजन होती है, इस बात को ध्यान रखना। और अगर कोशिका विभाजन होती है तो इसी कोशिका विभाजन के कारण क्या होता है तो प्लांट में ग्रोथ होता है। क्या कर रहा है, इसी में प्लांट में क्या होगा तो कहेंगे ग्रोथ होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसी में प्लांट में ग्रोथ होता है। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें प्लांट में ग्रोथ होता है, इस विभजतक उत्तक की बात करते हैं, इसकी सभी सेल क्या होती है तो जीवित होती है। यानी कि इसमें सभी के सभी कोशिका कैसी होती है तो सभी कोशिका मेरे भाई कैसी होती है, सभी कोशिका जीवित कोशिका के रूप में होता है। सभी कोशिका जीवित कोशिका, सभी कोशिका जीवित होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। क्योंकि ये क्या करेगा तो सेल डिवीजन करेगा और तब जाकर के उसके प्लांट में ग्रोथ होता है, लंबाई बढ़ेगा, मोटाई बढ़ेगा, ये सब इसके अंदर होता है। तो इसमें जो भी सेल होंगे वो हमारे कैसे होंगे तो कहेंगे यहाँ पर लिविंग सेल होगा, यानी कि सभी कोशिका जीवित होगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें दो बात और याद रखना मेरे भाई कि इसमें क्या क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता वही एग्जाम में पूछ लेता है। ये सब तो चलो सबको पता होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है तो आपको ध्यान रखना। इसमें वैक्यूल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इसमें वैक्यूल नहीं होता है, ना तो वैक्यूल होता है ना तो इसमें अंतर कोशिकीय स्थान होता है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान भी नहीं होता, इस बात को मेरे भी ध्यान रखना। यहाँ अंतर कोशिकीय स्थान भी नहीं होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो विभजतक उत्तक होते हैं, इसकी जो कोशिका होती है कोशिका द्रव से पूरी तरीके से भरी होती है। अगर हम विभजतक बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना इसकी जो कोशिका होती है कोशिका द्रव से भरी होती है। कोशिका कोशिका द्रव से भरी होती है, इस बात को ध्यान रखना। पूरा लबालब भरा होता है, कोशिका द्रव से ही भरी होती है। ये कोशिका द्रव से साइटोप्लाज्म से भरी होती, इस बात को आप ध्यान रखना। पूरी तरीके से कोशिका द्रव से ये भरी होती, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, जब कोशिका विभाजन इसमें होगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट का ग्रोथ होगा, तो कोशिका विभाजन होगा तो इसमें न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। इसमें जो नहीं होता है उसके बारे में हमने लिख दिया, इसमें न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है। ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। बताइए क्या इसमें वैक्यूल होगा? नहीं होगा। यानी क्या इसमें रसधानी होगा? नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कहेंगे ये हो जाएगा, क्योंकि ये उसमें नहीं होता है। ये होता है और ये होता है। तो अगर विभजतक उत्तक की बात करता है तो इस क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस का न्यू बैच दीजिए सर। बताइए आवाज जा रही है सही से? परेशानी है सभी लोगों को? है किस तरह की परेशानी है बताइए? क्या दिक्कत आ रहा है सभी लोगों को? तभी से आप सभी लोग जो है धूम मचा रहे हैं। बताइए क्या परेशानी है? साउंड ठीक कीजिए, साउंड ठीक कीजिए, साउंड ठीक कीजिए। ऑल राइट्स प्रवीण कुमार कह रहे हैं। चलिए सब ठीक ठाक चल रहा है। अगले क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आते हैं। एक मेरे पास यहाँ पर पिगमेंट के बारे में बोला गया है। ये कैसा पिगमेंट है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसको श्वसन कहा जाता है। और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसमें? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड कैसा तो लाल होता है। तो इस हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना, इसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है
और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर हम बात करते हैं, इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं, तो वो कौन होगा? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसमें होता है? तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसमें होता है? याद रखना मेरे भाई, ये आरबीसी में पाया जाता है। ये किसमें? तो आरबीसी में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये आरबीसी में पाया जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है खून का रंग लाल हो जाता है। जो खून का रंग है, खून का रंग कैसा होगा? तो कहेंगे खून का रंग लाल होता है, इस बात को आप ध्यान रखना है। इसी की वजह से खून का रंग लाल होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आरबीसी की अगर बात करते हैं, तो आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है एरिथ्रियोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इस आरबीसी का जो दूसरा नाम होता है उसी को एरिथ्रियोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को एरिथ्रियोसाइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कई बार पूछता है, इसी का ये नाम है, तो आपको ध्यान रख लेना है, और इसी के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ दिया है, और आपको एरिथ्रोसाइट्स आंसर करना है, और आप आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो आप सीधा कहेंगे सर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। जबकि रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसका काम मेरे पे पिगमेंट देना नहीं होता, इसका कलर देना नहीं होता है, इसका मेन काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायक होता है। ये ब्लड कराता नहीं है, ये ब्लड करता नहीं है, ये ब्लड को क्लॉट करता नहीं है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। ठीक है। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको डब्ल्यूबीसी हम कहते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाता है, रोग प्रतिरोधी क्षमता तैयार करता है। इसका काम है रोग प्रतिरोधी क्षमता। रोग प्रतिरोधी क्षमता की अगर बात करते हैं, इस रोग प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है? तो ये बढ़ाता है, जिसका नाम क्या है? हम कहेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के रूप में हम देखते हैं। ठीक है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की अगर बात करते हैं, इसके आकार बदलते रहते हैं, जबकि आरबीसी का जो आकार होता है वो बाइकनकेव होता है। एक एक बच्चा को पता होगा। ठीक है। जीवन काल वगैरह आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से किसको परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता को हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है बदल सकते हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है जिसको आप बदल सकते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर हम मैग्नेट की बात करते हैं, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, एक टेम्पररी मैग्नेट होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो आप किसके ध्रुवता को आप बदल सकते हैं, किसके ध्रुव को चेंज कर सकते हैं? तो आप एक लाइन में जान लीजिए, अगर हम आपसे मैग्नेट की बात करते हैं, इसमें एक अस्थाई चुंबक होता है, एक अस्थाई होता है। एक को बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट के नाम से जानते हैं, जिसको अस्थाई चुंबक कह देते हैं। और दूसरा हमारा क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर टेम्पररी होता है। और जो टेम्पररी मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं, इसको अस्थाई चुंबक कहते हैं। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है मेरे भाई, इसके अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल ही हमेशा पाएंगे, साउथ पोल को साउथ पोल ही मानेंगे, इसके ध्रुव में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कैसा मैग्नेट है? तो हम लोग सीधा कह दिए ये परमानेंट मैग्नेट है, अस्थाई है, इसके ध्रुव में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्पररी मैग्नेट की बात करते हैं, अस्थाई चुंबक की अगर बात करते हैं, ये कॉइल के रूप में होता है। और जैसे ही आप इस कॉइल में करंट पास करते हो, जैसे इस कॉइल में आप करंट देते हो, पता चलता है इसमें साउथ पोल यहां, नॉर्थ पोल यहां बन जाता है। आपका मन करेगा मेरे भाई कि हम करंट की डायरेक्शन को बदल देते, पहले इधर से जा रहा था, अब करंट की दिशा इधर से हो जाती है। अगर करंट की डायरेक्शन को तुम इधर से कर दे, तो इधर से करंट को तुम अगर भेजते हो, तो पता चलता है कि यहां साउथ, यहां नॉर्थ पोल हो जाता है, यानी कि ध्रुव यहां परिवर्तित होती है। इस बात को ध्यान रखना, धारा की दिशा की बदलने से ध्रुव में परिवर्तन होता है। वो किसमें? तो टेम्पररी में होता है, यानी कि अस्थाई चुंबक में होता है, ऐसा इस बात को ध्यान रखना। और जो अस्थाई चुंबक हमारा होता है, क्योंकि करंट के कारण इसमें चुंबकीय गुण आता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, इसको विद्युत चुंबक भी कहते हैं। तो आपसे विद्युत चुंबक की ही बात कर रहा था, उसके ध्रुव को आप बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। धारा की दिशा बदल दीजिए, ध्रुव के चुंबक के ध्रुव बदल जाएंगे। तो एक ही लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, और ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। दूसरा, कोई इंफॉर्मेशन को हम लोग नहीं देखेंगे, सीधी सी बात है। आज पहली बार क्या क्या मैसेज कर रहे हैं जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है, कौन सा नियम यह दर्शाता है, यह कहता है कि स्थिर तापमान को अंडरलाइन करिए, और स्थिर तापमान पर कहता है किसी धातु के तार से बहने वाली जो विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा जो होगी, उसके सिरे के बीच जो विभवांतर होगा,
उस विभवांतर का क्या है, तो अनुक्रमानुपाती है, ये कह रहा है मेरे भाई। ये तो ओम्स लॉ का ही डेफिनेशन है और ओम का नियम ये डायरेक्ट कहता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कितनी बार आपके पास ये इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपको इसको बताया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पत्थर के कोयले, और पत्थर के कोयले को हम लोग क्या कह देते, कोक कह देते हैं। तो मेरे में पत्थर के कोयले जो जिस नाम से फेमस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोक कहते हैं। आप कोक याद रखिएगा। अब कह रहा है इस कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, तो कोक से हम वाटर गैस भी बनाते हैं, वाटर गैस भी बनाते हैं। और फिर जब वाटर गैस बन जाता है तो वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस होता है, दोनों को अलग कर देते हैं, तो वहां से हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहला चीज मेरे भाई आप समझते होंगे, अगर लाल तप्त कोक का इस्तेमाल करते, समझना गौर से, अगर हम यहां पर लाल तप्त कोक को हम लोग लेते हैं, और लाल तप्त कोक का मतलब होता है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, नहीं तो लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लगभग कितना मेरे भाई, तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इतना ज्यादा तापमान होता है। और इस कोक से हम लोग क्या करते हैं, तो इस कोक के ऊपर से हम वाष्प को प्रवाहित करते हैं। यहां पर किसको, तो वाष्प को। और वाष्प हमारा क्या, गैसियस फेज में होता है। ये पानी नहीं है, ये हमारा पानी नहीं है, ध्यान रखना, ये वाष्प है, इसलिए जी लिखा है, गैस के रूप में होता है। जब इससे पास आप कराते हो तो यहां पर क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनता है। यहां कार्बन मोनोऑक्साइड्स बनेगा और साथ ही साथ मेरे भाई हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल जाता है। और जो लाल तप्त कोक होता है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन मौजूद होता है, ध्यान रखेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना, जो बन करके आया इसको क्या कहेंगे, तो इसको वाटर गैस कहते हैं, इसी को जल गैस कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वाटर गैस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अगर कहेंगे तो इसी को जल गैस कहते हैं। और भी हिंदी का नाम जानिएगा तो इसको गुरु जल कहा जाता है, इसको गुरु जल भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और बीपीएससी कई बार ये डायरेक्ट पूछी है। अब क्या होता है कि जब आपको ये प्राप्त होता है तो इसको क्या करते हैं हम लोग, फिर से सेपरेट करते हैं, तो पता चलता है कि हाइड्रोजन अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त करने की एक विधि मानी जाती है। तो एक तो ये काम होता है मेरे भाई। दूसरा काम और आप क्या कर सकते हैं इसमें, एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा कहता है कि धातु के निष्कर्षण में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कहां पे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हम लोग कोक का इस्तेमाल धातु के निष्कर्षण में भी करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम कोक की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल धातु के निष्कर्षण में करते हैं, धातु को अलग करने के लिए करते हैं। धातु का निष्कर्षण मतलब क्या होता है, धातु के निष्कर्षण की अगर बात करते हैं, निष्कर्षण की अगर हम बात करते हैं तो धातु के निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल करते हैं, धातु के निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे आप क्या करते हैं, जो आयरन का ओर होता है या फिर आयरन का जो अयस्क होता है उससे आयरन को बाहर कर लेते हैं। धातु का निष्कर्षण कहने का मतलब मेरे भाई, जो लोह अयस्क होता है, ध्यान रखना मेरे भाई, अगर कोई लोह अयस्क है तो उसमें अशुद्धियां मिला हुआ रहता है। इस लोह अयस्क से अगर आप लोहा को, प्योर लोहा को अगर अलग कर देते हैं तो इसमें आप कोक को इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखेंगे। और जिस प्रोसेस से ये अलग होता है या जिस भट्ठी से ये अलग होता है, उस भट्ठी का नाम क्या है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से फास्ट बताइए किस भट्ठी से इसको हम लोग अलग कर सकते हैं, कौन सी भट्ठी से इसको अलग कर सकते हैं। तो उस भट्ठी का नाम है, ये सब जो प्रोसेस होंगे उस भट्ठी का नाम है ब्लास्ट फर्नेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। और फर्नेस का मतलब क्या होता है, भट्ठी होता है। फर्नेस का मतलब भट्ठी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका इंग्लिश नाम है फर्नेस। और ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग क्या करते हैं, लोह अयस्क से लोहा को अलग करते हैं, और इसी ब्लास्ट फर्नेस में हम कोक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हीट पैदा करता है और धातु के निष्कर्षण में ये अपनी भूमिका को यहां पर करता है। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, अगर पत्थर के कोक्स का इस्तेमाल क्या करना है तो दोनों बात हम बता दिए, क्योंकि दोनों पर क्वेश्चंस आता है। तो आप सीधा कहेंगे सर इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही एक आपका यहां पर इन दोनों में से एक राइट आंसर दे रखा है। तो आप सीधा कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचेंगे, ऑप्शन नंबर सी आप सीधा करेंगे करेक्ट आंसर। जैसे आप कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं तो कोपोला लेते हैं फर्नेस, ठीक है, अलग अलग फर्नेस में सबका निर्माण होता है। बेसमार्क कन्वर्टर से स्टील बनाते हैं, और कोपोला फर्नेस से आप क्या बनाते हैं, तो कास्ट आयरन का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से मेरे भाई अगर लोह अयस्क से लोहा बनाते हैं तो इसके लिए ब्लास्ट फर्नेस हम लोग लेते हैं, ये नाम भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, अगला हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है तो उसको क्या कहते हैं। आपको कितनी बार बता चुके हैं, अगर जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, और जब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, उसको रिडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। समझना गौर से मेरे भाई, इस केमिकल रिएक्शन में आप ऑक्सीडेशन पढ़े होंगे,
इस केमिकल रिएक्शन में आप पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, याद रखिएगा। और ऑक्सीकरण को ही हम लोग और दूसरे नाम से अगर देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण से ऊ याद आता है, इसलिए उपचयन कहना। और इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो मेरे भाई याद रखना, जो ऑक्सीजन होती है ये बढ़ जाती है, या फिर आप कहेंगे हाइड्रोजन का क्या होगा, कहेंगे जो हाइड्रोजन होगा उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है मेरे भाई, ये बात आपको ध्यान रखना। इन तीनों परिस्थिति में अगर किसी भी परिस्थिति को अगर आप देख लेते हैं, चाहे ये परिस्थिति हो तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर ये परिस्थिति हो जाए ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये परिस्थिति हो जाए ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो पूरे केमिकल रिएक्शन में आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हमारा हो रहा है, उसके लिए कंडीशन यही है, ये बढ़ेगा तो हो जाएगा, ये घटेगा तो हो जाएगा, और इसका लॉस होगा तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जब कभी भी रिडक्शन की बात आती है तो इसको हिंदी में अवकरण कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जब अवकरण की बात आती है तो इसी अवकरण का दूसरा नाम होता है, यहां और लगा हुआ है, तो ऑ फॉर अवकरण, ऑ फॉर कहेंगे अपचयन, इसका हो जाता है, इसमें अपचयन हो जाता है। और जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। जैसे अगर आप देखते होंगे लोहा में जंग लगता है तो ऑक्सीकरण के कारण लोहा से जंग को हटाते हैं रिडक्शन के कारण, तो ये जो प्रोसेस है इससे जस्ट टोटली ये विपरीत होता है। तो आप सीधा कहेंगे सर इसमें क्या होगा, जिस तरह से यहां पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही थी तो यहां पर ऑक्सीजन में क्या होगा, तो कहेंगे कमी होगी। साथ ही साथ अगर यहां पर हाइड्रोजन में कमी हो रही थी तो ऐसा हो रहा था, तो हम सीधा कहेंगे यहां पर हाइड्रोजन में वृद्धि के कारण ऐसा होगा। तीसरा बात आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का यहां अगर लॉस हो रहा था तो यहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो कहेंगे यहां इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, यहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, कहेंगे गेन होगा, तो रिडक्शन कहते हैं। तो आपसे मेरे भाई यहां पर हाइड्रोजन को बढ़ाने की बात कर रहा है, क्योंकि जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन को ग्रहण करता है, जब हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ता है तो हाइड्रोजन इसी में बढ़ेगा, ये H2 इसी में बढ़ेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसको रिडक्शन कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग रिडक्शन कहेंगे। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करना होगा तो हम लोग कहेंगे रिडक्शन वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इस तरीके से। ठीक है, इतना बात याद रह जाएगा, सभी लोगों को रह जाएगा क्या। चलिए आगे नहीं रहेगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मेरे भाई जिस सेट का आप टेस्ट का डिस्कशन आप देख रहे हैं, ये 9th सेशन आपका है, जो कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इस टेस्ट को परचेज करके टेस्ट दीजिए, और इसका डेली डिस्कशन होता है। जो टेस्ट का डिस्कशन हम नहीं करवा पाए थे उसी का डिस्कशन आज आपका हो रहा है। तो हम आपको बोले भी थे कि टेस्ट का डिस्कशन आपका किसी भी सूरत में हो जाना है, इसलिए टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है मेरे भाई कि किसी अधातु का अपरूप विद्युत का सुग्राही व्यवहार करता है। देखो विद्युत का सुग्राही व्यवहार कहने का मतलब होता है जिससे करंट पास करेगा, जो विद्युत का सुचालक होगा। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि विद्युत का क्या है तो सुग्राही, इसका मतलब विद्युत के सुचालक की बात कर रहा है। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, तो ये आपको विद्युत का सुचालक की बात कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, ये विद्युत का सुचालक, विद्युत का क्या कर रहा था, यहां पर सुचालक की बात कर रहा है। तो आप बताइए मेरे भाई कौन सा अधातु के अपरूप की बात कर रहा है, या अधातु के अपरूप की बात कर रहा है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो कार्बन है, ये कार्बन क्या है, कार्बन की अगर बात करें वो सी से दिखाते हैं, ये कार्बन मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ये अधातु है। कार्बन क्या है तो अधातु है। और इस कार्बन का अपरूप तो एक एक बच्चे को पता होगा कि कार्बन का अपरूप हमारा क्या क्या होता है। तो हमने कई बार बोला है कि कार्बन के अपरूप को याद रखिएगा। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं डायमंड का, कार्बन का अपरूप है। जैसे याद रखते हैं मेरे भाई हम किसके बारे में, तो ग्रेफाइट के बारे में, ये भी कार्बन का अपरूप है। जैसे अगर हम याद रखते हैं यहां पर फुलरीन की अगर बात करते हैं तो ये भी क्या कहेंगे, कार्बन का अपरूप है। फुलरीन भी। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई और किसके बारे में, तो आपको याद रखना ग्रेफीन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर ग्रेफीन की बात करते हैं। ये सभी के सभी प्योर कार्बन से ही बना होता है, इसलिए इसको कार्बन का अपरूप कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो इसमें से अगर आप देखिएगा तो एक स्ट्रक्चर आपको देखेगा जिसको हम लोग यहाँ क्या किसके रूप में देखते हैं, इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रेफाइट के रूप में देखते हैं। और इस ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं, जनरली हमारा अधातु कैसा होता है मेरे भाई, मुलायम होता है। जबकि ये डायमंड जो है अपवाद है, अधातु होते हुए कठोर होता, हार्ड होता है, लेकिन जनरली अधातु मुलायम ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं मेरे भाई ग्रेफाइट की, अगर हम बात करते हैं, सॉरी ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, इस ग्रेफाइट को हम लोग कहते हैं ये विद्युत का सुचालक होता है।
ये किसका, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ये विद्युत का क्या साथ कहेंगे, सुचालक होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान रखना कि विद्युत के सुचालक के साथ साथ ये हमारा उष्मा का भी सुचालक माना जाता है। इसमें उष्मा संचरण भी होती है, ये उष्मा का भी सुचालक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा का तो सुचालक है ही और उष्मा का भी सुचालक होगा। अब यहां पर बात आता है कि विद्युत धारा का सुचालक क्यों है या उष्मा का सुचालक क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट की अगर हम बात करते हैं, जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है तो इसका एक कार्बन 3 ही कार्बन से जुड़ा होता है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो भाग लेता है, बॉन्ड कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा मेरे भाई याद रखना, ये विद्युत धारा का ये विद्युत धारा का तो हमारा सुचालक होगा ही होगा, साथ ही साथ ये क्या करेगा, कहेंगे यहां पर उष्मा का भी सुचालक हो जाएगा। इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये हुआ, इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये काम करता है। जबकि डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में क्या होगा मेरे भाई, तो डायमंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो विद्युत का कुचालक बना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उष्मा का वो सुचालक इसलिए होता है क्योंकि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन होता है और मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण उसमें उष्मा संचरित हो जाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इस तरीके से। बताइए इसमें से कौन हमारा विद्युत का सुचालक माना जाता है, तो हम लोग सीधा कहेंगे मेरे भाई कि ये हमारा कार्बन होगा और कार्बन एक प्रकार का अधातु है और अधातु के अपरूप के बारे में बोला गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला बोला कि डैश में लिंग गुणसूत्र एक पूर्ण युग में मौजूद रहता है। अब बताइए मेरे भाई, अगर गुणसूत्र की बात करता, क्रोमोजोम की बात करता है, एक पूर्ण युग्म में मौजूद होता है। युग्म कहने का मतलब क्या होता है, जोड़ा में मौजूद होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में क्रोमोजोम की संख्या और फीमेल में क्रोमोजोम की संख्या होती है। और मेल में अगर देखते हैं तो मेल सेक्स हार्मोन को, मेल सेक्स क्रोमोजोम को अगर हम लोग देखते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, तो याद रखना मेरे भाई, मेल, चूंकि यहां पर लिंग गुणसूत्र की बात कर रहा है इसलिए सेक्स क्रोमोजोम को देखना पड़ेगा। यहां पर किसकी बात कर रहा है, तो लिंग गुणसूत्र को देख रहा है, इसका मतलब हम लोग सेक्स क्रोमोजोम की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो बताइए यहां पर अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वो क्या होता है, तो मेल के अंदर मेल सेक्स क्रोमोजोम होता है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मेल सेक्स क्रोमोजोम हमारा होता है वो क्या होगा, एक एक्स होता है दूसरा वाई होता है। बताइए दोनों जोड़ा में है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसी तरीके से अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इस फीमेल में अगर देखेंगे फीमेल सेक्स क्रोमोजोम कौन सा होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर हम फीमेल सेक्स क्रोमोजोम की अगर हम बात करते हैं, अगर फीमेल सेक्स क्रोमोजोम की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन होगा, तो एक हमारा एक्स, दूसरा भी हमारा एक्स होगा और ये भी हमारा क्या कहेंगे यहां पर जोड़ा में है। तो मेरे भाई कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो ऐसा किसमें, तो मेल फीमेल में देखने को मिलता है। इसलिए मानव में अगर देखेंगे तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और उसमें गुणसूत्र जो होंगे वो कौन से गुणसूत्र की बात कर रहा है, वो सेक्स क्रोमोजोम की बात कर रहा है, लिंग गुणसूत्र की बात कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे वो जोड़ा में मौजूद होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला निम्न में से क्या जाइलम वाहिका के जलरोधी बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलरोधी तो होता ही होता है, साथ साथ मेरे भाई वायुरोधी भी होता है। तो आपको ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है, तो जाइलम की बात कर रहा है। यहां पर जाइलम वाहिकाओं की बात कर रहा है और जाइलम वाहिकाओं को यह जलरोधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको ध्यान रखना ये लिग्निन उसके अंदर पाया जाता है और लिग्निन क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है और ये क्या करता है मेरे भाई, तो उसके अंदर पानी को जाने नहीं देता या बाहर निकलने नहीं देता है। इस बात को ध्यान रखना। इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहां पर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यूटीन जो होता है पौधे की पत्ती में नीचे ऊपर पाया जाता है और ये ट्रांसपेरेशन रेट को क्या करता है, कहेंगे कम करता है। और सेलुलोज तो आपको पता है कि कोशिका भित्ति होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बोला कि मेरे भाई बताइए आप कि कौन सा दूसरे पोषी स्तर को दिखाता है। बताइए कौन सा हमारा यहां पर दूसरा पोषी स्तर होता है। तो सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, सबसे पहले तो हम उत्पाद का चर्चा करते ही हैं और उत्पाद को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं इंग्लिश में, इस बात को ध्यान रखना। और उत्पाद जो हमारे होते हैं ये सभी हरे पेड़ पौधे के रूप में होते हैं। ये किस रूप में होंगे, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे आप देखते हैं ये सभी के सभी क्या हैं, तो उत्पाद हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर हमारे पेड़ पौधे की बात करते हैं ये उत्पाद है। अब हरे पेड़ पौधे अगर उत्पाद है तो उत्पाद के बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा और ऐसे ही हमारा क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। इस बात को ध्यान रखना। प्राइमरी के बाद क्या होगा, कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या होगा, कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर होगा। टर्सरी के बाद क्या होगा मेरे भाई, तो डिकम्पोजर के ऊपर हम चल जाते हैं कि यहाँ डिकम्पोजर हमारा है।
है। यहां पर डिकम्पोजर कहते हैं, जिसको अपघटक कहा जाता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि पोषी स्तर को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो यहीं से हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा क्या, तो अगर पोषी स्तर की अगर बात करेगा तो पोषी स्तर को हम लोग यहीं से काउंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये पहला पोषी स्तर, ये दूसरा पोषी स्तर, ये तीसरा पोषी स्तर और ये चौथा पोषी स्तर, इस तरीके से हमारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया दूसरा पोषी स्तर कौन होगा, तो दूसरा पोषी स्तर आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, ये होगा, चूंकि पोषी स्तर यहीं से काउंट होता है। हाँ, उपभोक्ता अगर देखेंगे, इसको खाने वाला ये, इसको खाने वाला ये, इसको खाने वाला ये, इसको खाने वाला ये, तो ये क्या है, तो हमारा कंज्यूमर के रूप में हमारा होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कभी भी हमारा प्रथम पोषी स्तर नहीं होता है, ये दूसरी पोषी स्तर में आता है। और आप सीधा कहेंगे मेरे भाई कि अगर हम यहां पर देखते हैं तो हरे पेड़ पौधे खाने वाला कीट ही होता है, और वह हमारा प्राइमरी उपभोक्ता होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो कि हमारा यहां पर दूसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। इससे इसको एनर्जी मिलता है, इससे इसको एनर्जी मिलता है, इससे इसे एनर्जी मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दूसरा पोषी स्तर हमारा कौन होगा, तो कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, जिसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। पोषी स्तर पर क्वेश्चन आने की संभावना और पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है। आपने नाम सुना होगा मेरे भाई ट्यूबरकुलोसिस का, जिसको तपेदिक कहते हैं। आपने नाम सुना होगा ट्यूबरकुलोसिस का, जिसको हिंदी में तपेदिक कहा जाता है। और सिर्फ इसका तपेदिक नाम नहीं है, तपेदिक के अलावा भी हम लोग ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस भी आप कह सकते हैं, इसको टीबी भी आप कह सकते हैं, क्षय रोग भी आप कह सकते हैं, अक्षमा रोग भी आप कह सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे ट्यूबरकुलोसिस टीबी ही है। और आपको ध्यान रखना, इसमें लोग क्या करते हैं, खांसते हैं, उनके शरीर से क्या निकलता है, बलगम निकलता है। और आपको ध्यान रखना उस बलगम में क्या पाया जाता है, तो मेरे भाई एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है, तो कहेंगे ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज होता है, इस बात को ध्यान रखना। और जो बैक्टीरियल डिजीज होगा वो कौन सा बैक्टीरिया होगा, तो कहेंगे इसके अंदर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। इसका नाम है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, कि इसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है, उनके बलगम में मौजूद होता है, इस बात को आप ध्यान रखना इस तरीके से। तो और अगर हम बात करते हैं यहां पर टीबी की बात करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, इसके लिए टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है। इसके लिए किसका, तो मेरे भाई इसके लिए बीसीजी का टीका बचपन में ही लगा दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, बच्चों का एक टीका लगता है इसमें, ये हम लोगों में नहीं लगेगा, ये बच्चों में टीका लगता है। और ये बच्चों में जो टीका लगता है उस टीका का क्या नाम है, तो हम लोग कहते हैं उसको बीसीजी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और कई बार तो बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा है। और बीसीजी का टीका जो होता है ये किसमें, तो मेरे भाई बच्चों में ये लगता है। और बीसीजी के नवजात शिशु में लगता है, इस बात को, बच्चों कहने का मतलब नवजात शिशु कहिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये किसमें, तो आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर नवजात शिशु की बात करते हैं, इसमें ये टीका लगता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नवजात शिशु में यह टीका लगता है, यह चीज आपको ध्यान रखना। और इसका नाम है बैसिलस क्वालमेटी ग्रीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो यह क्षमा दे रखा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही ट्यूबरकुलोसिस है, यही। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारा रेबीज होता है। और अगर हम रेबीज की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये रेबीज जो होता है ये किस वायरस से होता है, ये वायरल डिजीज और रेबडो वायरस से होता है। ये कैसा बीमारी है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये वायरल डिजीज है, और जिस वायरस से होता है उसका नाम है रेबडो वायरस कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इनका नाम क्या कहेंगे, इसका नाम है रेबडो वायरस, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जनरली मेरे भाई रेबीज जो होता है ये किससे होता है, तो ये रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ता से होता है, बिल्ली से होता है, या कोई भी स्तनधारी से ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। चूहा से होगा, या फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो रेबीज जनरली स्तनधारी से ही होता है, और जो रेबीज इन्फेक्टेड होता है उसी से रेबीज होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम कुत्ता की बात करते हैं, बिल्ली की बात कर लेते हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली की बात कर लेते हैं, इस तरीके से हम बंदर की बात कर ले, ये सब स्तनधारी है, और स्तनधारी में ही हमारा रेबीज फैलता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बंदर हो गया, हम लोग भी क्या है, तो रेबीज हम लोगों में हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, जिसको रेबीज हो जाता है मेरे भाई उसको पानी से डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है। तो जो रेबीज वाले व्यक्ति होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो मेरे भाई रेबीज से होने वाला जो हमारा आप कह सकते हैं इसमें एक डर होता है, जो जल से डर लगता है, तो आप कहेंगे इसी रेबीज से हाइड्रोफोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। और हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब अगर किसी को रेबीज होता है तो गला सूख जाता है, पानी अंदर नहीं जाता है, तो वैसी परिस्थिति में उसको पानी से डर लगता है, क्योंकि पानी जब वो पीता है तो दर्द करता है, इसलिए उसको पानी से डर लगता है, इसलिए कह दिया जाता है कि उनको हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगता है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी तक के एग्जाम में जो पूछता है, ये मेरे भाई इन सब की अगर बात करते हैं, इनके सलाइवा से होता है। इनके क्या होता है, इनके सलाइवा से होता है, ये इनके सलाइवा में ये पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। रेबीज जो होता है, रेबडो वायरस किसमें होता है, तो याद रखना सलाइवा में रेबडो वायरस होता है, इस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। सलाइवा में रेबडो वायरस होता है और इसी सलाइवा से वो फैलता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना, अगर किसी को रेबीज हो जाता है, इससे जो अफेक्टेड अंग होते हैं, हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है। क्या होगा, तो आप सीधा याद रखना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये अफेक्टेड होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब क्या, तो आप कहेंगे सर ब्रेन के साथ साथ क्या होगा, तो हम स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये अफेक्टेड पार्ट है और ये पूछता भी है। इसी तरीके से कैंसर की अगर बात करते हैं, तो कैंसर में तो बहुत तरह का कैंसर होता है, WBC के बढ़ जाने से भी होता है, ब्लड कैंसर भी होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है, मेरे स्किन कैंसर भी होता है। तो कैंसर में तो बहुत तरह के हमारे ये डिजीज होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नजर रखिए और एक लाइन में एक बार में आपको याद होने आना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आसानी से करके आएंगे। अगला मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा है। जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि ये उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, उसी पर हम लोगों का फोकस होता है। ठीक है, अगर हमको ये समझ में आ गया कि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की सारी प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अगर इस अवतल दर्पण को पढ़ते हैं, तो अवतल दर्पण के पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि अवतल दर्पण के जितना नजदीक जाएंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना दूर जाएंगे उतना छोटा प्रतिबिंब। और अवतल दर्पण छोटा बड़ा समान आकार का तीनों इमेज बनाता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखें, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और समान आकार का बनेगा। अवतल दर्पण में 6 केस बनेंगे, 5 केस में वास्तविक इमेज बनता है और 1 केस में काल्पनिक बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ये सारी बातें आपको रखनी चाहिए और इतना आपको पता होना चाहिए। चलो एक बार हम थोड़ा सा बता देते हैं, और जो भी बच्चे जिनका सही से पढ़ा हुआ वो तुरंत ग्रिप कर लेंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, और उसी के हिसाब से आपको करना भी चाहिए। तो हम यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, तो हम यहां पर आपके सामने में मेरे भाई हम बात कर रहे हैं यहां पर किसके बारे में, तो अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि सर बताइए कि अवतल दर्पण का ये इसको क्या कहें, तो पोल कहेंगे, क्योंकि कर्व ऐसे मुड़ा हुआ था, सेंटर कहीं ना कहीं इधर होगा और सेंटर और पोल के बीच में क्या होता कहेंगे, यहां पर फोकस होगा, इधर इन्फिनिटी होगा। टोटल इसमें कितने केस बनेंगे, तो 6 केस बनता है। टोटल 6 केस होता है। एक में वस्तु यहां रहे, एक में यहां रहे, एक में यहां रहे, एक में यहां रहे, एक में यहां रहे। इन पांचों केस की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई इसमें कितने केस शामिल हो गए, ये 5 केस। और इन पांचों केस में वास्तविक इमेज बनता है। इस पांचों केस में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। एक लाइन में आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना दूर होगा दर्पण से उतना छोटा इमेज, जितना नजदीक जाएगा उतना बड़ा इमेज बनता है। और एक ऐसा पोजीशन इसमें मिल जाता है कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर अगर आप रखेंगे, सी पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब भी यहीं पर बनेगा और दोनों का साइज आपस में बराबर होता है। यही वो जगह है जहां समान आकार का इमेज बनेगा। इससे थोड़ा भी आगे वस्तु बढ़ेगा तो उसका इमेज बड़ा हो जाएगा, इससे थोड़ा पीछे होगा तो मेरे भाई छोटा हो जाएगा। क्योंकि दर्पण के सामने जाएंगे तो बड़ा इमेज, दर्पण से पीछे हटेंगे तो छोटा इमेज। यहां पर समान आकार का इमेज बनता है। तो ये 5 केस, 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, 5 केस वास्तविक होगा। वास्तविक हो तो उल्टा होगा और पांचों में हमारा वास्तविक ही बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है। अगर हम लोग एक केस और अगर चर्चा कर ले, तो एक केस हमारा और पॉसिबिलिटी क्या है, तो एक केस में हम लोग देखेंगे यहां पर वस्तु को अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब ऐसा बनता है। तो मेरे भाई अगर मान लेते हैं कि वस्तु को यहां रख देंगे, तो ऐसे केस में हम कहेंगे यहां पर काल्पनिक इमेज बनता है। यही वो केस है जो कि आपको काल्पनिक प्रतिबिंब देता है, इस बात को ध्यान रखना। यही सिंगल वो केस है जहां पे काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक होगा तो किधर होगा, तो कहेंगे दर्पण के पीछे होगा, सीधा इमेज बनता है। काल्पनिक तो सीधा, वास्तविक तो उल्टा होता है और ये दर्पण के पीछे बड़ा इमेज आपको बनेगा। इस तरीके से मेरे भाई, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वस्तु को कहां रखना है, वस्तु के ध्रुव से फोकस की ओर लेके जाना है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां पर वस्तु की बात कही जा रही है और वस्तु को ध्रुव से किधर की तरफ, तो ध्रुव से फोकस की तरफ लेके जा रहे हैं। जब ध्रुव से, ये ध्रुव है और ये फोकस, और ध्रुव से फोकस की ओर लेकर के जाएंगे तो बताइए क्या होगा। मेरे भाई ध्रुव यहां है, फोकस यहां, इसके बीच में कहीं भी रखिएगा तो इमेज काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे इमेज बड़ा इमेज बनेगा, क्योंकि आप दर्पण के काफी नजदीक हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, आप इसके हिसाब से आप आंसर को छांट सकते हैं। बताइए क्या हमारा संभावना है। तो आप कहेंगे सर वास्तविक इमेज तो नहीं बनेगा, जहां जहां वास्तविक लिखा हुआ उसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो काट दीजिएगा। तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हमारा।
अब बचता है मेरे भाई कि ये आंसर होगा कि ये होगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे कि आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा। दूसरी बात अगर आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जब कभी भी हम लोग ये देखते हैं यहां पर कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारा कैसी होगी, वो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि प्रतिबिंब की प्रकृति यहां पर आभासी और सीधा हो जाएगा। और इससे पहले एक और चीज पूछा है कि संगत प्रतिबिंब किस ओर जाता है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जो प्रतिबिंब हमारा होगा वो किधर जाएगा। यहां बोला है कि ध्रुव से अनंत, यहां पर बोला है कि ध्रुव से अनंत, यहां बोला अनंत से ध्रुव। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर आप यहां पर रखेंगे, अगर वस्तु को इधर, वस्तु अगर इधर से इधर की तरफ जाएगा, इसी रीजन की बात कर रहा है, इधर इमेज बनेगा, इधर इमेज बनेगा, तो हम कहेंगे ध्रुव से इधर की ओर जाएगा, ध्रुव से अनंत की ओर जाएगा। तो जाहिर सी बात अगर इधर इन्फिनिटी है तो इधर भी इन्फिनिटी होता है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ये ध्रुव से अनंत की तरफ हमारा इमेज जाएगा। तो ध्रुव से अनंत होगा आभासी होगा, ध्रुव से अनंत होगा आभासी होगा। और इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है सटीक आंसर आपका हो जाएगा। ध्रुव से अनंत, इसमें दो दो ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां भी अच्छा यहां ध्रुव से अनंत है, यहां अनंत से ध्रुव लिख दिया इसलिए ये नहीं होगा। तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, ध्रुव से अनंत करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। क्योंकि मेरे भाई अगर आप वस्तु को उधर लेके जाएंगे और इसी रीजन में लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर की ओर भागेगा, तो ये हमारा ध्रुव से अनंत आएगा। यहां पर ध्रुव से अनंत वाला ही मैच कराएंगे। ध्रुव से अनंत होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। यहां अनंत से ध्रुव दे रखा था, उल्टा दे रखा था, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका किसी भी सूरत में यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश अविलंब, ये क्वेश्चंस मेरे भाई आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बहुत ही सिंपल बेहतरीन क्वेश्चन है। जो बच्चे इसको समझ पाएंगे उनके लिए तो समझ लीजिए ये डायमंड है, इस बात को ध्यान रखना। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मेरे भाई कि जब प्रकाश अविलंब के अनुदेश आपतित होती है तो और हवा से होते हुए जल में अगर प्रवेश करती है तो बताइए प्रकाश की दिशा कैसी होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले तो यह समझ लेना है, यहां पर दो बात आपको समझना है कि प्रकाश किधर से किधर जा रही है। तो प्रकाश यहां पर बोल दिया क्वेश्चन में कि प्रकाश हमारा हवा से किधर जा रही है, तो हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है, हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है। तो ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि नीचे हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या है, तो नीचे में ये जल है, अपने हिसाब से मान रहे नीचे में हमारा क्या, तो ये जल है। और ऐसा मान के चलते हैं ऊपर में क्या है, तो ऊपर में मेरे भाई इसको क्या मान लेते हैं कि ये हमारा हवा है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा हवा है और ये हमारा जल है। आपको कह रहा है कि प्रकाश कैसे जाएगा, तो हवा से जल में जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा तो ये भी क्लियरली बोल दिया है कि जब प्रकाश हमारा किधर से किधर, जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर ये हवा और जल का सतह है, इस पर अविलंब कैसा होगा। आपको बता चुके हैं कितनी बार कि जब भी अविलंब लाइन को आपको दिखाना है तो इस सतह पर आप लंबवत ऐसे लाइन खींचिए और ये अविलंब हो जाएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी सतह पर कोई लाइन अगर हमारा 90 डिग्री कोण बनाता तो वो एक अविलंब हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा अविलंब हो गया, इसमें किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो आप सीधा कहेंगे सर इसी को हम लोग अविलंब कहते हैं, और जब अविलंब की बात आती है इसी को हम नॉर्मल भी कहते हैं। और अविलंब हमारा इस सतह पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश किधर से आ रही है, तो प्रकाश मेरे भाई सीधा कह रहा है कि जो प्रकाश है वो प्रकाश हमारा इसी अविलंब के अनुदिश आ रही है। क्वेश्चन को पढ़िए, प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। प्रकाश किधर से किधर आपतित होती है, तो प्रकाश यहां पर टोटली बोल दिया मेरे भाई कि जो प्रकाश है वो अविलंब की अनुदिश ऐसी आपतित होती है। और अगर ये 90 डिग्री पर आपतित होगी मेरे भाई, इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा और ये सीधा निकल जाएगा। और ये क्या होगा कि ये सीधा निकल जाएगा, इस तरीके से ये सीधा निकल जाएगा और ये प्रकाश की किरणें हैं। और यही ये आपतित किरण और ये अपवर्तित, अगर एंगल वगैरह पे होता तब इधर उधर हमारा होता, लेकिन 90 डिग्री पर ये आ रहा था इसलिए मेरे भाई ये सीधा निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ऐसा हम क्यों कहते हैं वो भी बात हम आपको बताएंगे। जब भी 90 डिग्री पर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वो हमारा क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। क्योंकि हवा से पानी में प्रकाश घुस जाता है, आसानी से घुस जाएगा। आपको लगेगा सर ये हवा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम इधर उधर होगा, लेकिन यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। अगर इधर से एंगल बना के आता, कुछ एंगल बना के आता तब पॉसिबिलिटी थी, लेकिन यहां पर आपतित किरण मेरे भाई उसी अविलंब लाइन पर है तो सीधा निकल जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर आप सीधा कहेंगे ये जो लाइन हम लोगों ने खींचा है ये आपतित प्रकाश है।
ये कैसी, तो कहेंगे ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं और इससे सीधा निकल जाएगी, चूंकि ये एंगल वगैरह पे रहता तो डेविएशन होता, ये सीधा निकल जाएगा 90 डिग्री पर है, तो इसको कहेंगे जब हवा से पानी में घुसा, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे, इसको आपतित किरण कहेंगे, इसलिए इसको अपवर्तित कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हमारा अपवर्तित प्रकाश है और इस अपवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस क्वेश्चन के अगर तुम आंसर करने के लिए जाओगे तो सीधा आंसर क्या करोगे मेरे भाई, कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप सीधा कहोगे सर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है किसी भी सूरत में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है कार्बनिक यौगिक जो केवल एक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वो बताइए हमारे किस रूप में होता है। बताइए, कितनी बार बता चुके हैं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको संतृप्त कहते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नहीं बताएं क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिए मेरे भाई, जल्दी से कर दीजिए, सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इतना तो आपको आता ही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है, डैश के रूप में मौजूद होता है। बताइए, हाइड्रोजन हमारा त्रिपरमाणु थोड़ी होता है, एक परमाणु थोड़ी होता है, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, डायटोमिक होता है। तो मेरे पास बात को ध्यान रखना, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, डायटोमिक एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे से आप फ्लोरीन क्लोरीन पढ़ते हैं तो Cl2 लिखते हैं, ब्रोमीन को Br2 लिखते हैं, नहीं तो आयोडीन को I2 लिखते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई हमारा हाइड्रोजन को भी H2 लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोनों के दोनों क्या है, तो डायटोमिक है, दो परमाणु से बना हुआ है, ध्यान रखें। आगे अगला कह रहा है कि बताइए कि कौन सा विलियन हमारा कौन सा सॉल्यूशन क्या करता है, तो कौन सा विलियन जो है ये पीएच पेपर को, जो पीएच पेपर को मेरे भाई, पीएच पेपर जो लिटमस पेपर की बात हो रही है, कह रहा पीएच पेपर को नीला कर देता है। पीएच पेपर को क्या करता है, नीला कर देता है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको पीएच पेपर अगर बोल देता है तो आप क्या समझते हैं इससे। पीएच पेपर कहने का मतलब मेरे बाप समझ लेना, ये लिटमस पेपर की आपसे बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, तो आपसे ये लिटमस पेपर की अगर बात कर रहा है। और लिटमस पेपर के जो रंग होते हैं वो कौन सा होता है, ये तो या तो ब्लू होता है, नहीं तो ये फिर कैसा होगा मेरे भाई, तो ब्लू, नहीं तो ये फिर हमारा रेड होता है। तो इसी में हम लोग कोड जानते हैं याद करने के लिए, एक तो हमारा ABR होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर BRB होता है। इसमें अगर लिटमस पेपर को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों लिटमस पेपर के कलर आपको दे रखे हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर A4 एसिड होता है, और B क्या है तो कहेंगे B4 हमारा यहाँ पर बेस होता है, क्षार होता है। अगर मेरे भाई इस लिटमस पेपर को इस माध्यम में डालते हैं, इस सोल्यूशन में डालते हैं, एसिड वाले में डालते हैं, तो इसका कलर बदल करके क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा, यानी ये ब्लू से कैसा, तो लाल हो जाएगा। और अगर आप इसको क्षार वाले सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर लाल से ब्लू हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नीला कर देगा, यानी कि ब्लू कर देगा, तो लाल लिटमस को नीला कर देगा जब आप उसको बेस में डालेंगे। जब आप उसको किस में डालेंगे, तो क्षार में डालेंगे। तो जो सॉल्यूशन हमारा होना चाहिए वो कौन सा, तो आपसे कौन सा सॉल्यूशन पूछा गया है, ये कौन सा, तो अगर लाल को नीला करने की बात कर रहा है, यहाँ ब्लू करने की बात कर रहा है, तो ब्लू कौन हो रहा है, तो कहेंगे लाल ब्लू हो रहा है। और आप बेस में डालेंगे तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो बेस वाला होना चाहिए। और हम सभी लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स जो हमारा होता है, इसको NOH कहते हैं, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ये हमारा यहाँ पर प्रबल क्षार के रूप में होता है। इसको हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। एक लाइन में कहानी खत्म है, सीधा सा बात है मेरे भाई। अगर हम लोग जठर रस की बात करते हैं, ये अम्लीय होता है। ये कैसा होगा, कहेंगे अम्लीय होता है, क्योंकि जठर रस में HCl होता है। नींबू का रस भी कैसा होगा, कहेंगे ये भी हमारा अम्लीय होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें भी अगर डालेंगे तो कलर बदल, क्या है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है। विश्राम अवस्था में जब आप सो रहे होते हैं, जब आप आराम से चैन की नींद सो रहे होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कह रहा है कि बताइए 1 मिनट में बोला गया है कि वयस्क मनुष्य जो है 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या, आप कहेंगे 15 से 18 बार सांस लेता है। लेकिन अगर यही चीज अगर बच्चा में देखा जाता है तो 12 से नहीं, बच्चा में देखा जाता है सांस की गति तेज होती है और वो लगभग 20 से 25 बार हो जाता है 1 मिनट में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सामान्य मानव का कौन सा अंग प्रति माह लगभग आधा इंच बढ़ता है। बताइए आपका कौन सा अंग प्रति माह आधा इंच बढ़ जाता है। क्या हाथ बढ़ जाता है आधा इंच, क्या आपका नाक बढ़ जाता है आधा इंच, क्या आपका मुंह आधा इंच बढ़ जाता है, क्या आपका शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है, शरीर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो आधा इंच आपका बढ़ जाता है। आधा इंच मतलब समझते हैं इतना, इतना बढ़ जाता है 1 महीने में। हमारे बाल की बात हो रही है
मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो वो कौन सा होगा, तो कहेंगे बाल होगा। छोटी आंत बड़ी आंत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला कह रहा है कि पादप किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल को क्या करता है, तो मुक्त करता है, वाष्पीकृत कर देता है। तो आप सीधा कहेंगे ऐसा होता है, वाष्पोत्सर्जित कर देता है, वाष्प का उत्सर्जन कर देता है। मेरे भाई इस तरीके से हम सीधा कहेंगे, आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मानव शरीर के किस भाग में विली होता है, और जो विली होता है मेरे भाई ये छोटी आंत का पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम छोटी आंत की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना कि छोटी आंत में ही भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, इस बात को ध्यान रखना। भोजन का जो संपूर्ण पाचन होगा वो कहां होगा, तो भोजन का संपूर्ण पाचन तथा अवशोषण भी हमारा कहां, तो कहेंगे छोटी आंत में ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये जो छोटी आंत होती है मेरे भाई, इस छोटी आंत के अंदर क्या होता है, जैसे ये छोटी आंत मान लेते हैं ऐसा है, इसी छोटी आंत के अंदर क्या होता है, उंगली नुमा संरचना ऐसी बनी होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर विली कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। यही क्या तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि इसी को विली कहा जाता है। इसी का नाम क्या रख दिया गया, तो इसी को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, तो सिंपल तौर पर आप ये समझ लीजिए, इसी को विली कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। यही विली होता है, और यही विली के माध्यम से क्या कहते हैं, भोजन का अवशोषण होता है। विली के माध्यम से क्या होता है मेरे भाई, इसी विली के माध्यम से भोजन का अवशोषण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। भोजन का अवशोषण होता है, विली के माध्यम से ही भोजन का अवशोषण होता है, ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना। एक लाइन में बताइए, छोटी आंत होगा, यकृत होगा, क्या होगा, तो आपको सीधा मैंने पहले ही बोल दिया कि विली हमारा छोटी आंत में भोजन, विली छोटी आंत का ही पार्ट है, इस बात को ध्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आंख की वह संरचना बताइए जो प्रकाश की किरण को अपवर्तित करके रेटिना पर केंद्रित करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहां होता है, हमारे जैसे ही प्रकाश हवा से हमारे आंख में घुसता है उसी जगह पर अपवर्तन हो जाता है जहां माध्यम चेंज कर रहा होता है। मेरे भाई हमारे आंखों की सबसे बाहरी परत को कॉर्निया कहते हैं, और उसी कॉर्निया पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्वेश्चंस को पढ़िए गौर से, क्या कहता है, कह रहा है आंख की वह संरचना आप बता दीजिए, आंख की वह संरचना बता दीजिए जो प्रकाश किरण को क्या करता है, तो अपवर्तित करने की बात करता है। और अपवर्तित कौन करेगा, सबसे पहले बाहरी परत करेगा, और जो बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया होता है। और फिर हमारे आंखों के लेंस से गुजरता है, तब जाकर के रेटिना पर जाके जमा हो जाता है और वास्तविक इमेज बनाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो कॉर्निया इज द राइट आंसर। और इसी कॉर्निया का डोनेशन होता है। ये कॉर्निया किसी ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ नहीं होता है, जबकि मेरे भाई ध्यान रखना, आयरिस की बात करते हैं, प्यूपिल्स की बात करें, ये सब ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। नेत्रदान में इसी को यूज किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी ब्लड वेसल से जुड़ा नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि किसी भी वस्तु का भार क्या होगा। हमने कितनी बार मेरे भाई आपको अपने क्लासेस में या फिर ऐसे भी ये कंसेप्ट हम आपको बताते रहते हैं। बताइए किसी भी वस्तु का भार कितना होता है। हमारे शरीर पर जो भार लग रहा है या हमारे शरीर पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो हमारे भार के बराबर लगेगा। दुनिया में जितनी भी वस्तु देखते हैं उस पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके भार के बराबर, और भार का मतलब क्या होता है, m गुना g होता है। बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे मेरे भाई। जो क्वेश्चन आपको यहां देख रखा है, किसी वस्तु का भार क्या होता है, तो आप सीधा कहेंगे यह वह बल है जिसे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, और उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वह बल कितने के बराबर होगा मेरे भाई, तो गुरुत्वाकर्षण बल यहां पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कहेंगे mg के बराबर होगा। मैंने कितनी बार बोला है मेरे भाई, याद रखना। और इस फॉर्मूला पर बीपीएससी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ चुकी है। आपके एग्जाम में टीआरई क्वेश्चन ये आ चुका है, यहां से इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, और तो कुछ इसमें बताना था नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि ध्वनि इनमें से कौन सी विशेषता के कारण समान पिच को रखते हैं और तीव्रता को भी समान रखते हैं, यहां तक कि फ्रीक्वेंसी को भी समान रखा जाता है, फिर भी मेरे भाई ध्वनि जो है वो अलग अलग सुनाई देता है। इसको कहते हैं ध्वनि की क्वालिटी। साउंड की क्वालिटी के कारण ऐसा होता है, तो ध्वनि की विशेषता या ध्वनि की गुणता के कारण ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जो कि फ्रीक्वेंसी वगैरह को सेम रखते हैं फिर भी ऐसा होता है। किस यौगिक को हम लोग, किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं मेरे भाई, इसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, तो आयन उसी में पाए जाते हैं जिसमें हमारा प्लस और माइनस होगा। प्लस और माइनस उसी में होगा जिसमें धातु और अधातु दोनों पार्टिसिपेट करता है। आप बताइए मेरे भाई कौन सा धातु और अधातु पार्टिसिपेट है। यहां पर पोटेशियम हमारा धातु है, ब्रोमीन अधातु है, कार्बन हमारा क्या तो कहेंगे अधातु है, ये भी अधातु है, तो यही हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई अधातु पर माइनस आवेश, अधातु पर माइनस आवेश। यहां पर सोडियम का प्लस तो ब्रोमीन का माइनस, तो मेरे भाई आप यहां पर प्लस माइनस देख रहे हैं तो आयंस में टूटेगा, प्लस माइनस देख रहे हैं तो आयंस में टूटेगा। ये आपके आयंस में नहीं टूटेंगे, प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा।
आयनिक यौगिक के कौन से गुण नहीं होते हैं मेरे भाई? आयनिक यौगिक में वही एक प्लस एक माइनस, एक धातु एक अधातु, और उसी के द्वारा बना हुआ यौगिक को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक के अंदर हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और याद रखना मेरे भाई, कोई भी अगर आयनिक यौगिक है तो ठोस अवस्था में कभी विद्युत धारा का संचरण नहीं करता है, जब भी करेगा तो गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में विद्युत धारा का संचरण करता है। और अगर कोई आयनिक यौगिक है तो एक धातु होगा, दूसरा अधातु होगा, ध्यान रखेंगे। तो यहां आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, स्टेटमेंट सही है। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है, सही है मेरे भाई। इसमें बोला क्या है, ये हमारा कैसा है, तो कहेंगे इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, इसमें दिशात्मक गुण होते हैं, इसमें कोई भी दिशात्मक गुण ऐसा नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपका इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं मध्य कान की। मध्य कान में मौजूद तीन हड्डी का नाम आपसे बता। इनकस, मेलियस और स्टेपीज होता है। इनकस, मेलियस और स्टेपीज हो जाता है, बताइए। ह्यूमरस बोन तो नहीं होगा, ये तो पहले ही छट गया। फीमर भी नहीं होगा, तो आप सीधा कहेंगे हैमर होगा। हैमर मतलब कैसा, हथौड़ा के समान। एनविल होगा, स्टिरप होगा। ये आपके कान की हड्डियां होती है। एक कान में तीन हड्डी, दोनों कान मिलाकर के 6 हड्डियां हो जाएगी। इसी की हम बात कर रहे थे मेरे भाई, जिसको बायोलॉजी स्पेशल की क्लासेस चाहिए, मैं अभी फिर भी रिपीट कर रहा हूं, जिनको बायो की क्लासेस चाहिए और मेरे से ही पढ़ना है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये क्लासेस मेरे भाई चल रही है और बेहतरीन तरीके से ये क्लासेस चल रही है। जितना कंटेंट हम पढ़ा देंगे उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। अगर उस थ्योरी को आप बारीकी से कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छे लेवल में चला जाएगा। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ ही उसमें है, दूसरा और कुछ नहीं लिखा हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कि जितने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन बनाया जाता है या क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उसी पर पूरी तरीके से आधारित वो आपका क्वेश्चन, आपका थ्योरी बनाया गया है। तो इसकी क्लासेस चल रही है। जिसको भी लगता है कि कंप्लीट बायोलॉजी हमारा वीक है, तो बायोलॉजी करना है तो सोचना क्या है, एग्जाम निकालना, तो फिर सोच क्यों रहे हो। तो बायोलॉजी की क्लासेस अगर आपको करना है तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाएंगे। आपको क्या लिखना है, तो रामबान बैच सर्च करना है। रामबान बैच सर्च कीजिएगा, आपको बायोलॉजी का क्लासेस दिख जाएगा। तो जिनको भी इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है वो क्लासेस कीजिए, जिनका पहले से पढ़ा हुआ दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा रोग हमारा, क्या कहता है कि कौन सा रोग हमारा क्या करता है। तो मानव शरीर की अगर हम बात करते हैं, मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। बताइए मेरे भाई, रक्त कोशिका को प्रभावित कौन करेगा, तो हम सीधा कहेंगे कैंसर हो जाएगा, तो वही हो जाएगा। ल्यूकेमिया क्या है, तो ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या है, तो ब्लड कैंसर है। और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, जिसको आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहते हैं, उसमें डब्ल्यूबीसी को ही ये नष्ट कर देता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर आप ल्यूकेमिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। पोलियो में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। और छोटी जो चेचक होती है, इसमें चिकन पॉक्स में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स की बात कर रहा है, उसको प्रभावित करता है। तो ल्यूकेमिया में ऐसा होगा। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः कैसा होता है, विद्युत उदासीन होते हैं, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे। और ये स्टेटमेंट इनका मेरे भाई साबित हो गया सही से, इसलिए हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को बताता है। एक लाइन में कहानी खत्म। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखा की दिशा कैसी होती है मेरे भाई। अगर छड़ चुंबक के बाहर बोलेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और चुंबक के अंदर बोलेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होता है। एक एक बच्चे को पता होगा। तो आप कहेंगे सर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, चूंकि चुंबक के अंदर की बात कर रहा है। आप पढ़िए, चुंबक के भीतर की बात कर रहा है। आगे चलते मेरे भाई, अगला कहता है किसी पदार्थ के आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं। यहां घनत्व नहीं बोला है। जब कभी भी आपसे घनत्व की बात करता है तो घनत्व को हम लोग यहां पर रो से दिखाते हैं और इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं। और डेंसिटी इक्वल टू हमारा क्या होता है, कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर हम मास की अगर बात करते हैं तो मास का यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। और ये इसका कौन सा मात्रा कहते हैं, ये इसका ऐसा यूनिट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे घनत्व का। लेकिन मेरे भाई अगर हम सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं या आपेक्षिक घनत्व की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं या आपेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, जहां पर सापेक्षिक टर्म दिख जाएगा मेरे भाई, याद रखना उसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर सापेक्षिक घनत्व की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी किसी भी वस्तु का घनत्व डिवाइडेड बाय मेरे भाई डेंसिटी ऑफ, आप यहां पर वाटर लीजिएगा, पानी लीजिएगा, इन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है ये सापेक्षिक घनत्व होता है। आप कहेंगे सर घनत्व का यूनिट अभी हम लोगों ने देखा केजी पर मीटर क्यूब, हम लोगों ने पढ़ा केजी पर मीटर क्यूब है तो सापेक्षिक घनत्व का यूनिट है। तो यहां तो हमारा केजी
पर मीटर क्यूब हो गया, और नीचे पर भी हमारा डेंसिटी ही है, यहां भी डेंसिटी, यहां भी डेंसिटी, तो यहां भी यूनिट हमारा केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, पूरी तरीके से कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। और सीधा कहेंगे मेरे भाई यहां पर सापेक्षिक घनत्व का वैल्यू एक न्यूमेरिकल मान आता है, और न्यूमेरिकल मान का कोई यूनिट नहीं होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे इसमें से कोई भी यूनिट हमारा नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, और कहेंगे ऑप्शन नंबर ई जो है आपका यहां पे राइट आंसर, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। एक लाइन में कहानी खत्म है, सोचना ही नहीं है। इसी को रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला कहता है कि लगेज में रोलर क्यों लगाते हैं? आप क्या करते हैं, ट्रॉली बैग लेकर के आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप मेरे भाई कहीं जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, ट्रॉली बैग में देखते हो कि यहाँ पहिया लगा रहता है, और ट्रॉली बैग का ये पहिया क्या करता है, तो घूर्णन गति करता है। आपका यहाँ पर लगेज रहता है, इसमें आप सामान रखते हैं पूरा का पूरा, और इसको पकड़ करके आप आसानी से मेरे भाई जमीन पर लेकर के जाते हैं, और यहां से आप ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, और अपनी हाथ से इसको पकड़ करके आगे की तरफ खींच करके जाते हैं। नहीं तो इस तरीके से हमारा होता है। तो लगेज में रोलर, रोलर कहने का मतलब इसकी बात कर रहा है, ये क्या करता है, तो मेरे भाई रोलर को अगर इसमें लगा दिया जाता है तो इसको लेके जाने में आसानी होती है, क्योंकि यहां पर घर्षण हमारा कम हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जबकि जो सर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है उससे, और उससे भी ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो घसकने नहीं देगा। तो इसमें रोलर इसलिए लगाते हैं क्योंकि रोलर में रोलिंग फ्रिक्शन होता है जो कि बहुत कम होता है, आसानी से हम घर का के ले जा सकते हैं। तो बताइए मेरे भाई लगेज में रोलर क्यों लगाते हैं? ताकि घर्षण कम हो जाता है और आसानी से आप उसको क्या करते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। कह रहा कि लोटनिंग यानी कि रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। सर्पी घर्षण से हमारा रोलिंग घर्षण बहुत कम होता है, ध्यान रखना। पहिए घर्षण को कम कर देता है और रोलिंग गति को सुचारू एवं आसान बनाता है। रोलर लगेज को पकड़ प्रदान, मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बी होगा कि नहीं होगा, बताइए आप सभी लोग बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? बताइए जब भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अच्छा विद्युत धारा का ऐसा नहीं पूछा, क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई कि विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पूछा गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण इस रूप में हानियां होती है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर ये तार है, इससे करंट पास करेगा तो जाहिर सी बात है ये उष्मा पैदा करेगा, और अगर इसके ऊपर में कवरिंग कर देते हैं तो उष्मा हीट ट्रांसफर को कम कर देता है, और आसानी से क्या होता है मेरे भाई, हमारा टेम्परेचर वगैरह मेंटेन होने के कारण आसानी से करंट का फ्लो हो जाता है। लेकिन अगर कवर नहीं लगाएंगे तो हीट ट्रांसफर हो जाएगा, और उसी को कहते हैं कि हमारा एनर्जी का लॉस हो जाता है, क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार का ऊर्जा है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर उष्मा का एक लॉस हमारा हो जाता है जब भी करंट पास करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि साउंड और प्रकाश की तो यहां कोई बात ही नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध की बात कही गई है, और ये प्रतिरोध के बारे में बोला, प्रतिरोध मतलब समझ गए कि नहीं, और किसके लिए, तो चालक के लिए बोला गया है, अनुक्रमानुपाती होता है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, जब कभी भी चालक की बात करेगा, कंडक्टर की बात करेगा, चालक का मतलब कंडक्टर की बात करेगा, और चालक का रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा, तो डायरेक्ट कहेंगे रो इंटू एल अपॉन में ए होगा। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा ये आर जो है हमारा यहां समानुपाती रो का है, आर जो है ये समानुपाती लंबाई का है, आर जो है ये व्युत्क्रमानुपाती किसका है, तो कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया का है। और आपसे मेरे भाई अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती वाला रिलेशन पूछा है, तो समानुपाती में तो यही दोनों को दिख रहा है कि पदार्थ की प्रकृति जिसको प्रतिरोधकता कहते हैं, ये प्रतिरोध समानुपाती है, और लंबाई का भी समानुपाती है। बताइए समानुपाती वाला रिलेशन इसमें से कौन हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस मेरे भाई कभी भी आयतन पर निर्भर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखेंगे। अगला कहते हैं कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण किस प्रकार हमारा होता है? मेरे भाई कांच की पट्टी बोला गया है, कैसी पट्टी, तो कांच की पट्टी के माध्यम से बोला गया, कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के बाद निर्गत किरण जो होता है हमारा किस प्रकार की होती है। एनसीईआरटी में मेरे भाई फोटो बना करके ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आप एनसीईआरटी के क्लासेस मेरा एग्जाम्पलर का कर रहे होंगे तो शायद ये क्वेश्चंस आपको भेटाया होगा उसमें, कि मैंने ये ऐसा क्वेश्चन कराया था कि अगर मान लेते कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, समझना गौर से मेरे भाई, मैं आपको बना के ही दिखा देता हूं कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे अगर आ रही थी तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, तो ऐसे तो आएगी, क्या ये प्रकाश किरण मेरे भाई सीधी निकल जाएगी? नहीं, ये हवा है, ये कांच है, ये पूरा का पूरा कांच है। ये मत सोचना मेरे भाई, ये मत सोचना आप, ये नहीं सोचना ये किसके बीच में खाली जगह है, ये कंप्लीट रूप से ये कांच है, ये सोचना है आपको।
ये कंप्लीट रूप से कांच है, ध्यान रखना, ये कांच है, ये कांच है, कांच है। तो हवा है, ये हवा है, ये हवा मत सोचना, ये पूरा का पूरा कांच है। तो ऐसे आएगा तो पता चलेगा मेरे भाई कि इसमें अपवर्तन होगा, माध्यम चेंज करेगा। तो जब माध्यम चेंज करता तो हम सभी लोग जानते हैं ये हवा है और ये कांच है, ये विरल है, ये सघन है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये मुड़ जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा इसमें बेंडिंग होगा और बेंड होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बेंड होने का चलो बेंडिंग करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा हमारा अविलंब की तरफ ये मुड़ेगा, ये पूरा सीधा नहीं निकलेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर इस जगह पर ये आएगा, जैसे इस जगह पे फिर आएगा मेरे भाई, तब क्या होगा, तो ये सघन होगा, बाहर जाएगा तो वो विरल होगा, फिर हमारा ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वैसे ही हमारा इस तरीके से ये निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये फिर इसी तरीके से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई कि ये हमारा कुछ इस तरीके से। तो इस लाइन को देखिए और इस लाइन, इस बीच वाले को छोड़ दीजिए, आप मेरे भाई बीच वाले को कंसीडर नहीं कीजिए, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन आपसे इसके बारे में और इसके बारे में पूछा गया है। ये दोनों मेरे भाई पैरेलल नजर आएगा, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला पैरेलल हो जाएगा। तो आपसे मेरे भाई बोला गया है कि अगर कांच की पट्टी के माध्यम से प्रकाश की अपवर्तन होगा तो आर पार तो करेगा ही करेगा। और तब कहता है कि निर्गत किरण मेरे भाई, ये आपतित किरण, इसको निर्गत किरण कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। ये लाइन तो मेरे भाई किसी भी सूरत में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये दिया हुआ है, फिगर के साथ दिया हुआ है, ये कंसेप्ट चेक करना चाहता है। ये तो आपका सही है। दूसरा भी पढ़ते हैं, अगर आपतित किरण बिना विक्षेपित हुए निकल जाएगी मेरे भाई, आपतित किरण बिना विक्षेपित किए हुए कैसे निकल सकती है, इम्पॉसिबल है। आप कहेंगे यहां पर बिना विक्षेपित बोल दिया तो ये गलत हो जाए। अगला कहता है निर्गत किरण जो है आपतित किरण से 90 डिग्री, आपतित किरण से 90 डिग्री कोण पर होती है। ये भी गलत है मेरे भाई। जब हमने इसको समानांतर कह दिया तो थीटा का मान तो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई 90 डिग्री कैसे हो सकता है, आप ही सोच के बताओ। इस क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि आंसर नंबर डी के साथ आप जाइएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को अलग करना। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि समुद्र से लवण को अलग करते हैं, खाने वाला जो लवण होता है उसको अलग करते हैं। तो समुद्र से अगर लवण को अलग करना होता है तो उस पृथक्करण की विधि को वाष्पीकरण कहते हैं। उस पृथक्करण की विधि को वाष्पीकरण कहते हैं। कितना डिटेल में, कितना बढ़िया तरीके से आपको हम क्लासेस में कराए हुए हैं। ये सारी थ्योरी की क्लासेस में हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाते हैं। इसलिए मेरे भाई इसमें ज्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर लेड ऑक्साइड्स का रिएक्शन अगर अम्ल के साथ अगर कराते हैं तो कुछ ऐसा रिएक्शन हमें मिल पाता है। मेरे भाई आपको एक रिएक्शन दे रखा है, ऐसा रिएक्शन, तब कहता है किसमें से आपको यह बताना है कि ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ कौन है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसको ध्यान रखना है, किसका ऑक्सीकरण हुआ है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी ऑक्सीकरण की बात आती है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा। और किसी का ऑक्सीकरण अगर होगा तो हम लोग देखेंगे क्या उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, दूसरा हम लोग देखेंगे क्या उसके हाइड्रोजन में कमी तो नहीं हो गई है, तीसरा हम लोग देखेंगे क्या उसके इलेक्ट्रॉन में कोई कमी तो नहीं हो गई है, इलेक्ट्रॉन का तो लॉस नहीं हो गया है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी पकड़ा जाएगा तो डायरेक्ट कहेंगे उसी का ऑक्सीकरण हो गया है। आते हैं हम लोग इक्वेशंस को लेकर के, और इक्वेशंस हमारा क्या कहता है, कहेंगे लेड ऑक्साइड्स है और इसका रिएक्शन किसके साथ, कहेंगे यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ होता है। और इस रिएक्शंस के बाद ये आपका PbCl2 बनता है। साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ से हमारा पानी के 2 मोल्स बन जाते हैं, साथ ही साथ क्लोरीन गैस हमारा यहाँ से बाहर निकलता है। अब मेरे भाई आप यहां पर गौर से देखिएगा कि किसका क्या हुआ है। ऑप्शन पर भी नजर रखना, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लीड क्लोराइड। मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है तो यहां तो दिख रहा है, इसी को पहले चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम लोग चेक करते हैं HCl को चेक करने के लिए जाते हैं, जब इसको आप देखिए एग्जाम में जब बैठिएगा तो दिमाग चंचल रहना चाहिए आपका। और अगर HCl से अगर आप इसमें अगर देखते हैं तो HCl से हमारा क्लोरीन ही सिर्फ बच पाया। अगर मेरे भाई यहाँ हाइड्रोजन भी है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो आप कहेंगे सर यहाँ क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो गई, यहाँ हाइड्रोजन की कमी हो गई। और जब कभी भी मेरे भाई हाइड्रोजन की कमी होती है इसी को तो ऑक्सीकरण कह देते हैं, इसी को तो ऑक्सीकरण कह दिया। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, HCl का हो गया सर। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे राइट हो गए इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना मेरे भाई। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो मेरे भाई किसी भी सूरत में नहीं होगा,
आपको ऐसे ही दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेड क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई आप बताइए कि लेड ऑक्साइड था और इससे लेड क्लोराइड बन गया तो इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो लेड ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, कहेंगे अवकरण हो जाएगा, रिडक्शन इसका हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीकरण होगा। इसका रिडक्शन होगा, इसका नहीं, इसका रिडक्शन नहीं होगा। रिडक्शन होगा किसका, तो लेड ऑक्साइड का होगा। यहां लेड क्लोराइड दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सर सेट 163 का डिस्कशन नहीं हुआ है। जिस सेट का डिस्कशन नहीं हुआ है ना, जिस दिन हम खाली रहेंगे उसी दिन कराएंगे, ठीक है। क्योंकि लगातार क्लास रहता है मंडे टू फ्राइडे में। आपको लगता होगा कि हम आपका सिर्फ क्लास लेते हैं, मंडे टू फ्राइडे में सुबह के 10 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक लगातार कंटिन्यूस क्लास होता है। आप जितना पढ़ते नहीं होंगे उससे कई गुना ज्यादा हम मेहनत करके आपको हर चीज डिलीवर करते हैं। हमारा नजर सिर्फ पढ़ाने पे नहीं होता है, आपको पढ़ाते भी हैं, एक एक कंटेंट हर जगह से खोज खोज करके आपको प्रोवाइड भी करते हैं, मटेरियल भी अपलोड करवाते हैं, हर एक मटेरियल को बनवाते भी हैं और सारे मटेरियल को अरेंज करके आपके पास भिजवाते भी हैं। यहां तक कि कोई भी क्लासेस का शेड्यूल भी लगाना होता है तो हम ही लगवाते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक का बोर्ड पीडीएफ से लेकर के स्लाइड से लेकर के हर चीज पर नजर रहती है। आप समझ लीजिए कि हमारा कितना अहम रोल होगा। अगर सक्सेस करेंगे तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे नहीं चलती है। अगर हमारे पढ़ाए हुए से अगर 1 नंबर से भी आपका सिलेक्शन होता तो समझिए उसके अंदर हमने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, ठीक है। इसीलिए आप सोच लीजिए कि हम अगर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको कितना मेहनत करके रिजल्ट लेके जाना है। किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दुनिया बहुत फास्ट है, आपको भी फास्ट रहना है और इसी फास्टनेस को मेंटेन कीजिए। टेस्ट दीजिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए, जो जो आप सीखे उसको लिखिए, जो आपको आता है उसको छोड़िए, ठीक है। और देखिएगा आपके इस टेस्ट से कितनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मेरे में डीसी और एसी की बात करते हैं। डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर के बीच में एक आवश्यक अवयव क्या अंतर होता है। मेरे पास जब हम लोग डीसी की बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज। याद रखना जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर हम डीसी की बात करेंगे तो डीसी के लिए याद रखना फ्रीक्वेंसी 0 होता है। जब हम एसी की बात करेंगे, हमारे इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 50 हर्ट्ज होती है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये एक हमारा दोनों में डिफरेंस हो गया। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो डीसी करंट हमारा होता है इसके परिमाण और दिशा नहीं बदलती है, जबकि एसी का परिमाण और दिशा बदलता है। दूसरी बात आप ध्यान रखना मेरे भाई। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर हम यहां पर बात करते हैं, अगर हम डीसी की बात करते हैं तो अस्थायी चुंबक में डीसी होता है, जबकि एसी किस में होता है मेरे भाई, तो जो टेम्पररी मैग्नेट होता है जिसमें आप करंट देते हैं, चुंबकीय गुण आता है, तो वो हमारा किस में, तो हमारे विद्युत चुंबक में होता है। ये एक डिफरेंस पकड़ा गया यहां पर। डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक उत्पन्न करता है, जबकि मेरे भाई वही चीज हमारा एसी क्या करता है, तो विद्युत चुंबक उत्पन्न करता है। करंट देंगे तो चुंबकीय गुण आता है। ये हमारा एसी विद्युत चुंबक उत्पन्न करता है और डीसी जो हमारा स्थायी चुंबक उत्पन्न करता है जनरेटर के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक मेन रीजन हमारा था। दूसरा है कि उच्च वोल्टेज केवल एसी जनरेट करेगा, नहीं ये गलत है मेरे भाई, एसी डीसी दोनों करता है। ये तो आपका ये दोनों के दोनों ऑप्शंस ऐसे ही छट गए, तो एक ही बच गया, आंसर करेंगे, कहानी खत्म। तो आज का जो डिस्कशन है मेरे भाई इस तरीके से आपका एंड हो जाता है। हमें लग रहा है कि आप सभी लोग इस सेशन में पार्टिसिपेट किए तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप इस तरीके से लगातार पार्टिसिपेट करके हर एक डिस्कशन को अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल रिवीजन आपका होता रहेगा। अगर आप रिवीजन में हैं, फ्लो में हैं, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा। हमें तो इतना विश्वास है कि जितने बच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर होगा, इतना मुझे बिलीव है। बस शर्त है कि आप पूरी तरीके से अपना शिद्दत के साथ, लगाव के साथ हर एक कंटेंट को आप पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, जो भी हम आपको करा रहे हैं उसको करते जाना है और लगातार पढ़ते जाना है। जिस दिन तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक आपके एग्जाम निकल नहीं जाते हैं, तब तक आपका भाई आपके साथ है किसी भी सूरत में, बशर्ते कि आप उस निगाह से आप देखने का कोशिश कीजिए, तब पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।